Hello, my dear students. I welcome you all in my class Learn English with Bhavna Mishra Pandey. So today we are going to do short additional question answers from the chapter The Address. So let's start. Question number 1. How did Mrs. Darling react when the narrator said, I am Mrs. S's daughter? तो मिसेस डॉर्लिंग ने कैसे रिएक्ट किया जब नरेटर ने कहा कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ. मिसेस डॉर्लिंग हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज इफ शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर. तो मिसेस डॉर्लिंग का जो बिहेवियर था वो ऐसा था कि मिसेस एस की डॉटर उनके डोर स्टेप पे हैं एंड मिसेस डॉर्लिंग ने गेट को, जो डोर था, उसको इस तरह से पकड़ रखा था कि वो मानो वो गेट को खुलने से रोक रही हो एंड उनकी एंट्री को, मिसेस एस की डॉटर को अंदर आने से रोक रही थी. हर फेस शोड नो साइन ऑफ रिकग्निशन एंड उनके फेस से ऐसा शो कर रही थी वो कि वो पहचान नहीं रही हैं मिसेस एस की डॉटर को. She kept staring at the narrator without uttering a word. And वो continuous, staring means घूरती रही, continuous घूरती रही किसको? narrator को, बिना एक भी शब्द बोले. And she was pretending, क्या pretend कर रही थी? वो ऐसा नाटक कर रही थी कि वो कुछ जानती ही नहीं है मिसेस एस के बारे में and उनकी डॉटर के बारे में. Question number 2. What two reasons did the narrator give to explain that she was mistaken? तो नरेटर कौन है यहाँ पे? मिसेस एस की डॉटर. तो जो नरेटर है वो क्या ऐसे दो रीजंस देती हैं जिससे ये शो होता है कि कहीं उन्होंने कोई गलती तो नहीं की. किस चीज़ से रिलेटेड? नंबर 46, वो जो मार्कोनी स्ट्रीट थी उससे रिलेटेड क्या वो कोई गलती तो नहीं कर रही हैं, इससे रिलेटेड क्या उन्होंने दो रीजंस एक्सप्लेन किए हैं यहाँ पे. शी थॉट दैट परहैप्स द वुमन वाज नॉट मिसेस डॉर्लिंग. उन्होंने सोचा कि इतने सालों पहले उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग को एक बार देखा था जब वो सामान लेने आई थी उनके घर पे. उनकी मदर की, मिसेस एस जो थी, उनसे सारी जो कॉस्टली थिंग्स थी, वैल्यूएबल थिंग्स थी, वो लेने आई थी. तो उन्होंने एक ही बार मिसेस डॉर्लिंग को देखा था, तो शायद वो भूल रही हो कि ये मिसेस डॉर्लिंग ही है. She had seen her only once for a brief interval and that 2 years ago. और वो बहुत सालों पहले की बात थी जब वो उनसे थोड़े से टाइम के लिए मिली थी. सेकेंडली, दूसरी बात वो सोच रही थी, इट वॉज प्रोबेबल दैट, ऐसा हो सकता है शायद, दैट शी हैड रंग द रॉन्ग बेल, या उन्होंने जो घंटी बजाई है जिस घर की, वो शायद रॉन्ग एड्रेस पे वो आ गई हैं. तो ये दो रीजंस थे जिनकी वजह से वो सोचती हैं कि उन्होंने कोई मिस्टेक कर दी वो एड्रेस ढूंढने में या उन लेडी को ढूंढने में. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? हाउ डिड द नरेटर कंक्लूड दैट शी वॉज राइट? अब नरेटर कैसे कंक्लूजन लास्ट में सोचती हैं कि वो सही है, कैसे उन्होंने कंक्लूड किया, मतलब कैसे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वो सही है. द वुमन वॉज वियरिंग द ग्रीन नीटेड कार्डिगन ऑफ द नरेटर्स मदर. जब मिसेस डॉर्लिंग, जो वुमन थी, उन्होंने जैसे ही गेट ओपन करा तो मिसेस एस की डॉटर उस वुमन की तरफ, यानी कि मिसेस डॉर्लिंग की तरफ कंटिन्यूस देख रही थी. एंड वो मिसेस डॉर्लिंग गेट के पीछे छुपी हुई थी, गेट को इस तरह से पकड़ के कि ताकि वो दिख ना पाए. फिर भी उनका जो ग्रीन कलर का मिसेस एस का बुना हुआ स्वेटर था उस पे वुडन बटन्स लगे हुए थे एंड बार बार धो करके वो कैसा हो गया था? पेल फ्रॉम वॉशिंग, यानी कि वो फेड हो गया था उसका कलर. फिर भी मिसेस एस की डॉटर ने अपनी मदर का कार्डिगन, जो कि मिसेस डॉर्लिंग ने पहना हुआ था, पहचान लिया. शी सॉ दैट द नरेटर वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड मिसेस डॉर्लिंग को भी पता चल गया कि ये मेरे कार्डिगन की तरफ देख रही है. शी हाफ हिड हर सेल्फ अगेन, और उन्होंने फिर अपने आप को बिहाइंड द डोर छुपा लिया. हिड मतलब छुपा लेना, बिहाइंड द डोर मीन्स डोर के पीछे. हर रिएक्शन कन्विंस्ड द नरेटर दैट शी वॉज राइट. अब उनका ऐसा बिहेवियर, यानी कि कार्डिगन पहचान लिया, और मिसेस डॉर्लिंग ने जैसे ही देखा कि इसने तो कार्डिगन पहचान लिया, उन्होंने फिर से अपने आप को छुपा लिया. ऐसा रिएक्शन देख के नरेटर को लगा, यानी कि मिसेस एस की डॉटर को लगा कि वो बिल्कुल सही एड्रेस पे हैं और ये जो कार्डिगन है ये उनकी मदर का ही है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द इंटरव्यू बिटवीन मिसेस डॉर्लिंग एंड द नरेटर. अब आउटकम का क्या मीन्स होता है? रिजल्ट. उसका क्या परिणाम निकला? किसका? इंटरव्यू का बिटवीन मिसेस डॉर्लिंग और नरेटर, यानी कि मिसेस एस की जो डॉटर है नरेटर उनका एंड मिसेस डॉर्लिंग के बीच में जो बातें हुई उसका क्या रिजल्ट निकला? द इंटरव्यू वॉज अ फ्लॉप एज फार एज द नरेटर वॉज कंसर्न्ड. तो नरेटर सोचती हैं कि ये तो इंटरव्यू एक फ्लॉप हो गया, मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई उस बात का कोई निष्कर्ष नहीं निकला. मिसेस डॉर्लिंग रिफ्यूज्ड टू सी हर एंड टॉक टू हर इन स्पाइट ऑफ द नरेटर्स रिपीटेड रिक्वेस्ट्स. मिसेस डॉर्लिंग ने साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया, जबकि वो उनके गेट पे थी, उनसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उनकी तरफ देखने से भी मना कर दिया, बात करने से मना कर दिया, जबकि नरेटर कंटिन्यूसली उनसे रिपीटेडली रिक्वेस्ट कर रही थी. लेकिन मिसेस डॉर्लिंग का जो एटीट्यूड था वो बहुत बिल्कुल ऐसे इंडिफरेंट एटीट्यूड, यू कैन से उदासीनता से भरा हुआ कि मैं तो पहचानती नहीं हूँ, हु आर यू लाइक दैट. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, who had given the narrator the address, when and under what circumstances. तो नरेटर को वो जो एड्रेस था 46 मार्कोनी स्ट्रीट वाला वो किसने दिया था एंड तब क्या परिस्थितियाँ थी? द नरेटर्स मदर हैड गिवन हर द एड्रेस. तो नरेटर की मदर कौन थी? मिसेस एस. मिसेस एस ने अपनी डॉटर को वो एड्रेस दिया था. कब दिया था? ईयर्स अगो ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर. बहुत सालों पहले जब वो वॉर चल रहा था उस टाइम वो एड्रेस उनको दिया गया था. द नरेटर केम होम फॉर अ फ्यू डेज एंड मिस्ड वेरियस थिंग्स इन द रूम. अब उस टाइम क्या हुआ था, कैसी परिस्थितियाँ थी, व्हाट सर्कमस्टांसेस, उस टाइम कैसी परिस्थितियाँ थी, यानी कि वॉर चल रहा था एंड वॉर के टाइम जो मिसेस एस हैं उनकी डॉटर किसी और सिटी में रहती थी एंड वो कभी कभी अपनी मदर के पास विजिट करने आया करती थी. एंड मिसेस एस जो थी वो एक ज्यू थी लेकिन वो एक रिच भी थी. तो मिसेस डॉर्लिंग ने सोचा कि इनका जो वैल्यूएबल थिंग्स हैं वो अपने घर में क्यों ना शिफ्ट कर ली जाएं. तो जब वो सारी चीज़ें मिसेस डॉर्लिंग अपने घर पे एक एक करके लेके जाती और उसी टाइम क्या हुआ कि मिसेस एस की जो डॉटर है वो भी अपनी मदर से मिलने आई. तो उनको रूम में कुछ खालीपन, घर में कुछ चीज़ों का ऐसे लगा कि कुछ चीज़ें नहीं है, यहाँ पे खालीपन महसूस हुआ. Then her mother told her about Mrs. Dorling and gave her the address. तो उस टाइम मिसेस एस ने अपनी डॉटर को बताया कि वॉर टाइम है, इसलिए मिसेस डॉर्लिंग उनकी सारी चीज़ों को स्टोरिंग एट सेफेस्ट प्लेस. कहाँ पे? सेफेस्ट प्लेस क्या था? 46 मार्कोनी स्ट्रीट मीन्स मिसेस डॉर्लिंग का घर. एंड उस टाइम ये एड्रेस मिसेस एस ने अपनी डॉटर को बताया था. लेट्स सी व्हाट्स देयर इन क्वेश्चन नंबर 6. What did the narrator learn about Mrs. Dorling from her mother? तो मिसेस डॉर्लिंग के बारे में क्या जाना नरेटर ने अपनी मदर से? मिसेस डॉर्लिंग वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ द नरेटर्स मदर. नरेटर की जो मदर थी यानी कि मिसेस एस, उन्होंने बताया कि वो उनकी पुरानी कोई जानकार हैं. एक्वेंटेंस का मतलब परिचित होना, जान पहचान, उनसे कोई पुरानी जान पहचान है. द लेटर, देखिए LATER, लेटर का मीन्स टाइम में बाद वाला, एंड LATTER मतलब ऑर्डर में बाद में वाला. अब यहाँ पे ऑर्डर में बाद में वाला कौन है? पहले मैं मिसेस डॉर्लिंग का नेम ले रही हूँ और बाद में किसका नेम ले रही हूँ? नरेटर्स मदर. नरेटर्स मदर मीन्स कौन हुई? मिसेस एस. तो द लेटर हैड नॉट सीन हर फॉर सेवरल ईयर्स, यानी कि नरेटर की जो मदर है मिसेस एस, उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग को बहुत लंबे टाइम से देखा नहीं था. देन शी सडनली टर्न्ड अप. टर्न्ड अप का मीन्स क्या होता है? अपीयर्ड, एकदम से अपीयर हो गई. जहाँ हमको फ़ायदा दिखता है हम उस पर्सन को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून विश करने लगते हैं उस टाइम जब हमको लगता है कि हाँ उससे हमें फ़ायदा होने वाला है. तो द सेम थिंग हैपेंड हियर. उन्होंने क्या किया? मिसेस डॉर्लिंग ने अपने जो कॉन्टैक्ट्स थे वो रिन्यू किए. किससे? मिसेस एस से, क्योंकि शी वॉज अ रिच लेडी. एवरी टाइम शी लेफ्ट दैट प्लेस she took something with her, table silver, antique plates. ये सारी चीज़ें, टेबल सिल्वर वेयर्स जितने भी थे वो सारे, एंटीक प्लेट, जितनी भी बार वो आती कुछ न कुछ प्रीशियस थिंग यानी कि मूल्यवान चीज़, वैल्यूएबल थिंग्स अपने साथ लेकर के जाती.
Now, next question number 7. What reason did Mrs. Darling give for taking away the precious belongings of the narrator's mother? तो मिसेस डॉर्लिंग क्या रीज़न देती हैं कि वो प्रीशियस थिंग्स यानी जो भी मिसेस एस के घर से जो भी चीज़ें लेके जा रही थी उसके पीछे क्या रीज़न दिया उन्होंने? मिसेस डॉर्लिंग सजेस्टेड टू नरेटर्स मदर दैट शी शुड स्टोर हर बिलोंगिंग्स एट अ सेफर प्लेस. मिसेस डॉर्लिंग ने सजेशन दिया, मिसेस डॉर्लिंग ने बोला कि नरेटर की मदर को कहा कि जो भी चीज़ें तुम्हारे पास हैं मैं लेकर के जा रही हूँ वो बिल्कुल सेफ हैं, मैं सेफली अपने पास उनको स्टोर कर रही हूँ. शी वॉन्टेड टू सेव ऑल हर नाइस थिंग्स. वो चाहती हैं कि आपकी सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को वो क्या कर ले, अपने पास स्टोर करके रख ले, बचा ले, क्योंकि युद्ध में क्या होगा, वॉर टाइम चल रहा है और सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो इसलिए वो चाहती हैं कि वो सारा कुछ अपने पास सेव करके रखिए. शी एक्सप्लेन्ड दैट दे वुड लॉस एवरीथिंग इफ दे हैड टू लीव द प्लेस. और उन्होंने बोला, उन्होंने एक्सप्लेन किया मिसेस डॉर्लिंग ने, बिकॉज शी वॉज अ ग्रीडी लेडी, उन्होंने बोला कि अगर वॉर टाइम हुआ और वॉर में कुछ ऐसा मिसहैप हुआ तो क्या हो सकता है, उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा, सारी चीज़ें रुइन हो जाएंगी. इससे बेटर वो सारी चीज़ें बिलोंगिंग्स प्रीशियस थिंग्स मेरे पास रख दे एट अ सेफर प्लेस. Question number 8. What impression do you form of narrator's mother on the basis of her conversation with Mrs. Darling and the narrator? तो क्या impression हम क्या अपनी धारणा बनाते हैं नरेटर की मदर के बारे में, उनका कॉन्वर्जेशन मिसेस डॉर्लिंग के साथ भी हुआ और अपनी डॉटर के साथ भी. तो इन दोनों के साथ बातों से हमको क्या पता चलता है वो किस तरह की लेडी थी. और अगर यहाँ पे कैरेक्टर स्केच आए मिसेस एस का या नरेटर की मदर का, तो द सेम आंसर यू कैन राइट डाउन. सो द नरेटर्स मदर वॉज अ काइंड हार्टेड, जेनरस एंड लिबरल लेडी. वो कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्टेड लेडी थी, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड थी, दयालु लेडी थी, लिबरल थी. शी वॉज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग वैल्यूएबल थिंग्स. अब जितनी भी बार मिसेस डॉर्लिंग आ रही हैं उनके घर से हनुका जो वो कैंडल स्टैंड है वो लेकर के जा रही हैं, सिल्वर टेबल वेयर्स यानी टेबल पे रखने की जितनी भी कटलरी और वो सब कैसी थी, चांदी की थी. तो इन चीज़ों से पता चलता है कि वो क्या थी, बहुत ज़्यादा शौकीन थी. फॉन्ड ऑफ मीन शौकीन होना, किस चीज़ का, कलेक्टिंग वैल्यूएबल थिंग्स, चीज़ें जो कि बहुत मूल्यवान थी, प्रीशियस थिंग्स के कलेक्शन का उनको शौक था. शी इज़ मोर वरीड अबाउट द फिजिकल रिस्क. अब उनको अपनी चीज़ों से ज़्यादा किसका रिस्क लग रहा था, फिजिकल रिस्क टू मिसेस डॉर्लिंग देन लॉसिंग देम टू हर. उनको इस बात का डर नहीं था कि मेरी चीज़ें कहीं ये खो देगी या क्या करेगी. उनको डर था कि मिसेस डॉर्लिंग जितनी भी बार आती है बेचारी इतना इतना सामान उठा के ले जाती हैं, कहीं उनकी कमर में कुछ मोच वगैरह ना आ जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए. तो मतलब ये सारी चीज़ें फिजिकल, उनके फिजिक की ज़्यादा चिंता थी मिसेस डॉर्लिंग की. शी थॉट इट एन इंसल्ट टू टेल हर फ्रेंड टू कीप दोज थिंग्स फॉर एवर. अब ये उनको एक इंसल्ट की तरह लग रहा था कि उससे कैसे पूछूं कि ये थिंग्स तुम अपने पास थोड़े ज़्यादा समय के लिए रख सकती हो या कैसे, मतलब उन चीज़ों के बारे में. एक तो वो मतलब एक तरह से एहसान कर रही हैं, किसके शब्दों में, मिसेस एस सोच रही थी, वो अब सोचती थी अपने मन में कि मतलब ये लेडी कितनी अच्छी है जो हम पे इतना एहसान कर रही है. Next question, question number 9. Did the narrator feel convinced about the views of her mother regarding Mrs. Darling? How do you know? अब क्या नरेटर जो है, नरेटर यानी कि मिसेस एस की डॉटर, क्या वो सहमत हो जाती है, अग्री हो जाती हैं जो जो बातें मिसेस एस अपनी बच्ची को मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताती हैं, क्या नरेटर उससे कन्विंस हो पाती है? हाउ डू यू नो, और ये आपको पता कैसे चलता है? द नरेटर डिड नॉट फील कन्विंस्ड अबाउट हर मदर्स कंसर्न अबाउट मिसेस डॉर्लिंग. नरेटर जो हैं वो एक बार में उनको पता चल जाता है कि ये कैसी लेडी है, वो बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं होती मदर जो भी बोलती हैं मिसेस डॉर्लिंग के बारे में. द लेटर, लेटर यानी मिसेस डॉर्लिंग की बात हो रही है, यानी मिसेस डॉर्लिंग वॉज कीन ऑन रिमूविंग द प्रीशियस possessions of the narrator's mother to her own house. and Mrs. Darling क्या कर रही थी, कंटिन्यूसली रिमूव कर रही थी, मतलब उठा उठा के बार बार ख़त्म कर रही थी उनके घर से सारी प्रीशियस थिंग्स, क्या कर रही थी, अपने घर पे ला ला के रख रही थी. इट सीम्स दैट, इस बात से पता चलता है दैट द नरेटर डिड नॉट लाइक मिसेस डॉर्लिंग्स एक्सेसिव इंटरेस्ट इन हर मदर्स बिलोंगिंग्स. इन सब बातों से पता चलता है कि मिसेस डॉर्लिंग एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही थी, किस में,
नरेटर की जो मदर हैं उनकी प्रीशियस थिंग्स में, जबकि वो इन बातों से पता चलता है कि नरेटर मिसेस डॉर्लिंग को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जब वो मदर के घर पे उस दूसरी सिटी से आई थी तो उसने पूछा कि मदर मम्मा ये घर खाली बहुत ज़्यादा लग रहा है। तब मिसेस एस ने बताया कि मिसेस डॉर्लिंग हमारी चीज़ों को अपने पास सेफ रख रही हैं। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द क्वेश्चन शी पुट्स टू हर मदर, और वो अपनी मदर से पूछती भी हैं कि इसका क्या एविडेंस है कि वो उन चीज़ों को ढंग से रखेंगी या कैसे रखेंगी, लेकिन मदर क्या बोलती हैं कि इट इज़ एन इंसल्ट, ये एक तरह से इंसल्ट की बात है अगर हम उनसे ये सारी चीज़ें पूछें, जबकि वो अपनी फिजिकल, उनको कोई भी टेंशन नहीं है, वो फिजिकल रिस्क पे इतनी सारी चीज़ें बार बार उठा के अपने घर लेके जाती हैं। शी इज़ अ वेरी काइंड लेडी। किसके शब्दों में? मिसेज एस बोलती हैं कि मिसेस डॉर्लिंग इज़ अ वेरी काइंड लेडी, बट वो नहीं थी वेरी काइंड। Next question. What does the narrator remember about Mrs. Darling as she saw her for the first time? तो नरेटर क्या याद है मिसेस डॉर्लिंग के बारे में? जब उन्होंने फर्स्ट टाइम उसको देखा तो उनको क्या याद था? एक्चुअली उन दिनों क्या था कि मिसेस एस की डॉटर वो दूसरी सिटी में रहती थी एंड वो वहाँ अपनी मदर से बहुत टाइम बाद मिलने आई। तब उस टाइम की बात है यहाँ पे कि मिसेस डॉर्लिंग वॉज अ वूमन विद अ ब्रॉड बैक। तो विद अ ब्रॉड बैक का मीन्स होता है उस इंसान को कितनी भी इंसल्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स टू बी अनअफेक्टेड बाय क्रिटिसिज्म और जजमेंट। कोई उसको कुछ भी कह दे, कोई उसको क्रिटिसाइज कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मिसेस डॉर्लिंग कैसी वुमेन थी? विद ब्रॉड बैक, यानी उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, कोई कुछ भी कहे। शी वॉर अ ब्राउन कोट, उनका कोट जो था वो ब्राउन था। शेपलेस हैट, अब जो फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ पे हैट जो है वो आपकी इमेज, आपकी प्रेस्टीज एंड आप में कितनी रिचनेस है उन सबको बताती है। तो यहाँ पे क्या पता चलता है? शेपलेस हैट, यानी कि वो बहुत अच्छी फैमिली से नहीं थी। कौन? मिसेस डॉर्लिंग। She picked up a heavy suitcase lying under the coat rack and left their house. और बहुत बड़ा सूटकेस जो था, बहुत हैवी, उन्होंने वो उठाया। कहाँ से? कोट रैक, मतलब शायद जो उसका चारपाई होगी वहाँ पे कोई रैक होगी, वहाँ से उठाया। एंड शी वेंट टू हर हाउस। शी लिव्ड एट, और वो कहाँ रहती थी? तब उसकी मदर ने बताया था उनको, नरेटर को, कि वो कहाँ रहती है? नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट पे। तो ये वो टाइम था, फर्स्ट टाइम उनको रिमेंबर था नरेटर को कि मम्मा ने मुझे उस टाइम बताया था उनके बारे में कि ये मिसेस डॉर्लिंग है एंड ये इस एड्रेस पे रहती हैं। Next question, why did the narrator wait a long time before going to the address number 46 Marconi Street? तो नरेटर ने बहुत लंबे टाइम तक वेट क्यों किया इस एड्रेस पे जाने के लिए? क्या एड्रेस था? नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। इनिशियली, शुरुआत में, आफ्टर द लिबरेशन, लिबरेशन मीन्स मतलब जब सब कुछ फ्री हो गया था, नॉर्मलाइजेशन, सब कुछ नॉर्मल लाइफ चल रही थी। शी वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन हर मदर्स बिलोंगिंग लाइंग स्टोर्ड देयर। एक्चुअली वो शुरू में इंटरेस्टेड नहीं थी अपनी मदर की बिलोंगिंग्स के लिए, प्रीशियस थिंग्स के लिए, जो कि मिसेस डॉर्लिंग के पास स्टोर करके रखी हुई थी। शी वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ बींग कन्फ्रंटेड विद द थिंग्स, एंड उनको डर भी लग रहा था। किस चीज़ के लिए? कि वो कन्फ्रंटेड का मीन्स होता है कैसे सामना करेंगी, किस चीज़ का? वो सारी चीज़ों का जो उन्हें अपनी मदर की याद दिलाती हैं। तो कन्फ्रंटेड मीन्स कम फेस टू फेस विद समथिंग और समवन। तो कैसे कन्फ्रंट करेंगी, कैसे फेस करेंगी उन चीज़ों को जो हर चीज़ उनको अपनी माँ की याद दिलाएगी, रिमाइंड करवाएगी, रिकॉल कराएगी, विद द थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू हर मदर हु वॉज नाउ नो मोर, यानी कि मदर तो अब है नहीं, इसलिए कैसे वो सामना करेंगी उन सारी चीज़ों का। इसलिए उनको 46 मार्कोनी स्ट्रीट तक का, मतलब वहाँ जाने में बहुत लंबा टाइम लगा कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, यही वो सोचती रह गई। एंड बहुत लंबे टाइम तक वो नहीं गई उस एड्रेस में, इसलिए उनको बहुत लंबा टाइम लगा कि वो कैसे उन सब चीज़ों को फेस करेंगी जो कि उनकी मदर से जुड़ी हुई हैं। When did the narrator become curious about her mother's possession? तो नरेटर कब बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गई थी, उत्सुक हो गई थी मदर की जो भी मदर से जुड़ी हुई वैल्यूएबल थिंग्स थी उनके लिए, कब वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थी? द नरेटर बिकेम क्यूरियस अबाउट हर मदर्स पोजेशंस एज नॉर्मलसी रिटर्न्ड इन द पोस्ट लिबरेशन पीरियड। तो ये जो चैप्टर है
ये दो उसमें डिवाइडेड है, पोस्ट वॉर पीरियड, प्री वॉर पीरियड एंड पोस्ट वॉर पीरियड। तो पोस्ट वॉर के बाद जब लिबरेशन पीरियड आया, यानी कि जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, तब क्या था तब नरेटर जो हैं, मिसेस एस की जो डॉटर हैं, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गई कि मुझे भी जानना है कि मेरी मदर की जो थिंग्स थी, उनकी जो यादें थी, वो कहाँ हैं, कैसी हैं। शी न्यू दैट दोज थिंग्स मस्ट स्टिल बी एट द एड्रेस। उनको, वो जानती थी कि वो चीज़ें शायद अभी तक भी, मतलब अभी तक भी कहाँ होंगी, उसी एड्रेस पे होंगी जो उनको उनकी मदर ने बताया था, यानी कि वो एड्रेस उनको मिसेस एस ने बताया था और वो चीज़ें ज़रूर से वहीं जगह पे होंगी। शी वॉन्टेड टू सी देम, टच एंड रिमेंबर। वो चाहती थी कि वो इन चीज़ों को देखें, उनको टच करें एंड उनको याद कर सकें, जिससे उनकी पुरानी मेमोरीज वापस आ सकें। Next question is, I was in a room I knew and did not know. तो ये जो सेंटेंस है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? Says the narrator in the story the address. What prompted her to make this observation? अब क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से उन्होंने ये सेंटेंस बोला? क्या उनका ऑब्जर्वेशन था इसके लिए? द नरेटर फाउंड हरसेल्फ इन द मिस्ट ऑफ थिंग्स शी वॉज फेमिलियर विद एंड विच शी डिडंट वांट टू सी अगेन। अब नरेटर ने अपने आप को कहाँ पे पाया? उन सारी चीज़ों के बीच में। मिस्ट मतलब उन सारी चीज़ों के बीच में जिनसे वो फैमिलियर थी, मीन्स जिनको वो जानती थी। एंड शी डेंट वॉन्ट टू सी अगेन, लेकिन वो उनको दोबारा नहीं देखना चाहती थी। क्यों ऐसा हुआ? हावेवर शी फाउंड देम इन अ स्ट्रेंज एटमॉस्फियर। उन्होंने उनको देखा तो सही, लेकिन अब वो चीज़ें कहाँ पे प्लेस्ड थी? जो उसकी सराउंडिंग थी वो क्या था? मिसेस डॉर्लिंग का घर। एंड मिसेस डॉर्लिंग का घर क्या थी? एक स्ट्रेंज सराउंडिंग, यानी कि एटमॉस्फियर जो था वो बिल्कुल अजीब था, वो उनसे अनजाना था, वहाँ वो नहीं जानती थी कोई भी चीज़। वेयर एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड इन अ टेस्टलेस वे। और वो सारी चीज़ें, पर्सनल बिलोंगिंग्स जो भी थी, नरेटर की मदर ने इतने प्यार से संभाल के रखी हुई थी। एंड वो सारी यादें यहाँ पे कैसी थी? बिल्कुल टेस्टलेस वे, यानी कि दे वर नॉट कैप्ट इन द एप्पल पाई ऑर्डर। बड़े अच्छे तरीके से नहीं रखी गई थी, उन पे कहीं पे धूल पड़ रखी थी और कहीं पे क्या था, अगली फर्नीचर भी बहुत गंदा हो रहा था। द मगी स्मेल क्रिएटेड द फीलिंग दैट शी डिड नॉट नो द रूम। और वो जो मगी स्मेल उनसे आ रही थी, यानी कि जो सीलन की गंदी स्मेल उनसे आ रही थी, उसको देख के नरेटर को ऐसी फीलिंग आई कि वो इस रूम के बारे में कुछ नहीं जानती। मतलब ये रूम जिसमें कुछ चीज़ें तो फैमिलियर हैं, लेकिन जो उसके सराउंडिंग है उसको वो नहीं जानती एंड वो जानना भी नहीं चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, I just looked at the still life over the tea table. Says the narrator in the story the address. What does she mean by the still life? What prompted her to make this remark? अब उन्होंने क्या स्टेटमेंट बोला? I just looked at still life over the tea table. टी टेबल पे जो चीज़ें रखी होती थी उनके बारे में जो स्टेटमेंट है उसमें एक रेफरेंस दिया गया है, द स्टिल लाइफ। इससे क्या सेंस है यहाँ पे? तो by the still life the narrator means the things over the tea table such as the tablecloth, the teapot, cups and spoons. तो यानी कि ये सारी चीज़ें कौन यूज़ करता था? नरेटर एंड उनकी मदर यूज़ करती होंगी। क्या? टेबल क्लॉथ, वो टी पॉट, कप्स एंड स्पून्स, यानी कि तो उसमें हमेशा वो लगे रहते थे टेबल पे, यानी कि उसमें चाय पी जाती होगी, नाश्ता सर्व होता होगा। लेकिन अब क्या है? द रेफरेंस टू एंटीक बॉक्स एंड सिल्वर स्पून्स प्रॉम्प्टेड हर टू मेक दिस। और अब वो सारी चीज़ें किसी अलग सराउंडिंग में पड़ी हैं, तो इसके लिए वो कहती हैं कि जो लाइफ है वो स्टिल हो गई है, यानी कि मोशनलेस, यानी कि अब वो चीज़ें उनके द्वारा, यानी कि मिसेज एस एंड उनकी डॉटर के द्वारा यूज़ नहीं की जा रही हैं। इसीलिए वो स्टिल लाइफ यानी एक तरह से स्टिल हो गई है, मोशनलेस हो गई है, रुक गई है, इसलिए वो ये स्टेटमेंट देती हैं। Next question, question number 15. How was the narrator able to recognize her own familiar woolen tablecloth? अब क्या ऐसी चीज़ थी जिससे कैसे पहचाना उन्होंने, कैसे रिकग्नाइज किया अपने वूलन टेबल क्लॉथ को? तो द नरेटर फर्स्ट स्टेयर्ड एट द वूलन टेबल क्लॉथ। फर्स्ट उन्होंने घूरा, उसको देखा अच्छे से। देन शी फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न। अब उसके ऊपर जो क्रिस क्रॉस लाइन्स होंगी या उसका जो पैटर्न होगा
उसको उन्होंने अच्छे से देखा. She remembered that somewhere there was a burn mark which had not been repaired. अब उनको याद था कि एक बार कुछ ऐसा हुआ था कि वो टेबल क्लॉथ कहीं से जल गया था एंड उसको रिपेयर भी नहीं किया गया था. एट लास्ट शी फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ. अब वो ढूंढ रही थी उस टेबल क्लॉथ में कि ये टेबल क्लॉथ जाना पहचाना है, लेकिन अगर ये उनका है तो उसमें क्या होगा, एक टेबल क्लॉथ पे बर्निंग का मार्क होगा. एंड उन्होंने देखा तो वो बर्न मार्क उनको मिल भी गया. दिस हेल्प्ड हर टू रिकग्नाइज हर ओन फैमिलियर आर्टिकल. एंड उस बर्न मार्क की वजह से, उस याद की वजह से उनको पता चला कि ये आर्टिकल जो है, आर्टिकल मतलब वो चीज़, क्या, वूलन टेबल क्लॉथ भी उन्हीं का ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. You only notice when something is missing. What does the speaker exactly mean? What examples does she give? अब हम कोई भी चीज़ को तभी नोटिस करते हैं जब वो वहाँ पे नहीं होती. इससे स्पीकर का एग्जैक्टली क्या मीन्स है एंड इससे वॉट एग्जाम्पल, इससे रिलेटेड वो क्या एग्जाम्पल देती हैं. तो द स्पीकर सेज दैट वन गेट्स यूज टू टचिंग वंस लवली थिंग्स इन द हाउस. अब हमारे घर में जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं हम उनके यूज टू हो जाते हैं, तो हम उन पे कोई ध्यान भी नहीं देते. वन हार्डली लुक्स एट देम एनी मोर. और शायद हम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते कि कोई चीज़ कहाँ पे रखी है, क्या है. बट it is only when something is missing that is noticed, either because it is to be repaired or it has been lent to someone. और हम उन चीज़ों पे ध्यान कब देते हैं, या तो वो घर से मिसिंग होती हैं या फिर किसी को रिपेयरिंग के लिए दी जाती हैं या कोई उनको लेकर के जाता है, तब हमें उन चीज़ों की इम्पोर्टेंस या उनके बारे में पता चलता है. क्योंकि घर में जो भी चीज़ें हैं, सपोज कोई भी चीज़ प्रॉपर एप्पल पाई ऑर्डर में हर चीज़ रखी हुई है, तो हम उनके यूज टू होते हैं उनको देखने की, ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ वहाँ पे. लेकिन कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ नहीं नज़र आती, तो हमको लगता है कि यहाँ पे तो वो चीज़ थी एंड वेयर इज़ दैट, क्या था, फिर हम सोचते हैं. तो द सेम वॉज देयर. जब मिसेज एस की डॉटर को अपना घर खाली खाली लगा, तब उनको लगा कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें गायब हैं. तो उन सारी चीज़ों का एग्जाम्पल दे करके इस चैप्टर में समझाया गया है. Next question. How did narrator come to know that the cutlery they ate of every day was silver? अब नरेटर को ये कब पता चला और कैसे पता चला कि जो कटलरी यानी कि जो भी स्पून्स हैं और जो भी फोक है, जो भी नाइव्स हैं वो यूज़ करते हैं खाने के लिए, वो सारे चांदी के हैं. कैसे पता चला? Once the narrator's mother asked her if she could help her polish the silver. तो नरेटर की मदर ने एक बार अपनी डॉटर को बोला कि आप मेरे को हेल्प कर दो. किस चीज़ के लिए? वो जो सिल्वर की चीज़ें हैं उनको पॉलिश करने में. द नरेटर आस्क्ड हर विद सिल्वर शी मीन्ट. तो उन्होंने पूछा कि आप सिल्वर से क्या मीन से, यानी कि चांदी का क्या मतलब, किस चीज़ के लिए बोल रही हैं. हर मदर वॉज सरप्राइज्ड एट हर इग्नोरेंस एंड रिप्लाइड दैट इट वॉज द स्पून्स, फोक्स एंड नाइव्स द कटलरी दे एट ऑफ एवरी डे. उस टाइम नरेटर की मदर ने सरप्राइजिंगली, उनको शॉक हुआ कि मेरी बच्ची को ये नहीं पता है कि ये सारी चीज़ें किसकी हैं, सिल्वर की यानी चांदी की हैं. कौन कौन सी चीज़ें? स्पून, फोक एंड नाइव्स, वो कटलरी जो हम डेली खाने में यूज़ करते हैं, वो सब किसकी हैं? सिल्वर यानी चांदी की हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डिड द नरेटर सडनली डिसाइड टू लीव? नरेटर ने अचानक ऐसा क्यों डिसाइड किया कि उसको अब यहाँ से चले जाना चाहिए? द नरेटर हैड विजिटेड मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. किसी पर्पस, उनको स्पेशल किसी बात के लिए वो कहाँ गई थी? नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट पे, क्योंकि उनको देखनी थी मदर की सारी बिलोंगिंग्स, उनको टच करनी थी. So, however, these objects seemed to have lost their value in strange surrounding and on being severed from the life of former times. अब फिर क्या हुआ, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे उनको ऐसे लग रहा था कि उनकी वैल्यू जो है वो खो गई है. क्यों वैल्यू खो गई है? क्योंकि वो अब चीज़ें प्लेस्ड हैं कहाँ पे? स्ट्रेंज सराउंडिंग में. क्योंकि अब वो उनकी मिसेस एस के घर तो है नहीं, वो कहाँ है? मिसेस डॉर्लिंग के घर पे. इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब ये जो चीज़ें हैं ये उनकी लाइफ से सेवर्ड. बीइंग सेवर्ड मीन्स, सेवर्ड का मीन्स होता है हैविंग बीन कट.
कट फ्रॉम द फॉर्मर टाइम्स, यानी कि फॉर्मर टाइम्स पे पहले के टाइम में उनकी मदर और उनसे जुड़ी हुई चीज़ें जो थी अब वो अलग सराउंडिंग में है, यानी कि अब वो मिसेस डॉर्लिंग के घर पे हैं. दैट्स वाई द नरेटर सडनली डिसाइडेड टू लीव द प्लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. How did the narrator reconcile herself to the loss of her mother's precious belongings? नरेटर ने अपने आप को रिकनसाइल कैसे किया, मतलब कैसे उसने अपने आप को समझाया कि उसकी मदर की जो प्रीशियस थिंग्स हैं वो खो गई हैं. द नरेटर felt that her mother had only lent them for safe custody. एक्चुअली नरेटर ने फील किया कि उनकी मदर ने तो वो सारी चीज़ें केवल उधार मतलब रखने को दी थी. किसको? सेफ कस्टडी में केवल रखने को दी थी. एंड मिसेस डॉर्लिंग वाज नॉट टू कीप एवरीथिंग, और उनको ये सारी चीज़ें हमेशा के लिए रखने को थोड़ी कोई दी थी. ऑन सीइंग दीज ऑब्जेक्ट्स, इन ऑब्जेक्ट्स को देखने के बाद मेमोरीज ऑफ, यानी पुराने टाइम की जितनी भी मेमोरीज थी उनकी लाइफ की, वो सब अराउज हो गई, यानी उनके सामने आ गई. She found no room for these precious belongings in her present life. लेकिन अब उन्होंने सोचा कि ये चीज़ें जब सारी की सारी कहाँ पे पड़ी हैं, ऐसी अनजान जगह पे हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब इन प्रीशियस थिंग्स का मेरी लाइफ में इनकी कोई भी जगह नहीं है. सो शी रिकनसाइल्ड टू हर फेट. तो उन्होंने सोचा कि शायद यही भाग में लिखा हो, ऐसा करके उन्होंने अपने आप को समझाया. रिकनसाइल टू हर फेट, अपना भाग्य मानते हुए उन्होंने सोचा कि अब इन प्रीशियस थिंग्स से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पे है, ये स्ट्रेंज सराउंडिंग में है. एंड अगर ये मेरे को मिलती भी हैं तो क्या होगा, ये मुझे मेरी मदर की याद दिलाएंगी. तो ऐसा कह के उन्होंने भाग्य पे छोड़ते हुए, अपने फेट पे, अपने लक पे छोड़ते हुए क्या किया, वहाँ से जाने का डिसाइड किया. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजिएस्ट. अब उन्होंने सोचा कि ये सारी चीज़ें, इनमें सबसे बेस्ट थिंग ये होगी कि मैं सबको भूल जाऊँ. What does the speaker mean by that? अब इस लाइन में that जो थिंग है, that जो वर्ड है, वो किसको इंडिकेट करता है? What is its significance in the story? So यहाँ पे लिखा है that would be the easiest. तो ये that किस चीज़ को इंडिकेट करता है? That here stands for the address. That would be the easiest. तो that यहाँ पे इंडिकेट करता है 46 मार्कोनी स्ट्रीट, जो कि एड्रेस था. The address recur throughout the story. तो recur का मीन्स क्या होता है? अकर अगेन एंड अगेन. RECUR नया वर्ड है. रिकर का मतलब होता है अकर अगेन एंड अगेन, या अकर रिपीटेडली, पुनरावृत्ति होना, बार बार आना. तो जो एड्रेस है वो रिकर होता है, यानी बार बार आता है थ्रू आउट द स्टोरी, पूरी स्टोरी में. द एड्रेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द नरेटर एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी. ये जो एड्रेस था, ये स्टोरी जब स्टार्ट होती है, द एड्रेस तब भी इम्पॉर्टेंट था. हाउएवर एट द एंड ऑफ द स्टोरी एंड स्टोरी के अंत में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. द स्टोरी रिवील्स, द स्टोरी रिजॉल्व्स टू फॉरगेट इट as she wants to break off with the past and move on with the present into the future. अब स्टोरी जब स्टार्ट होती है तब भी इस एड्रेस का बहुत इम्पोर्टेंस था, एंड जब स्टोरी ख़त्म हो रही है तब भी इस एड्रेस का बहुत इम्पोर्टेंट है. तब वो रिजॉल्व करती हैं, वो एक रेजोल्यूशन लेती हैं कि उन्होंने इसको भूल ही जाना है. उनको क्या करना है, अब अपने पास्ट से ब्रेक ऑफ करना है, यानी पास्ट में जो भी था उससे अपने आप को क्या करना है, छोड़ना है. एंड कहाँ जाना है? शी मूव ऑन विद द प्रेजेंट. एंड वो अपने प्रेजेंट में, प्रेजेंट को जी के फ्यूचर में जीना चाहती हैं, फ्यूचर में चली जाना चाहती हैं, पास्ट को छोड़ करके. So students, thank you so much. In the next video, we will discuss all the long answer type questions of this topic. Students, मैंने हर chapter में 4 videos बनाई हैं. One video में I'll give you the summary, second video में textual question answers, third video में आपको मैं दूंगी additional question answers, and fourth video will be of long answer type questions. तो आपके सारे के सारे डाउट्स, जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे हर चैप्टर से रिलेटेड. तो स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग. थैंक यू सो मच.